गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल हमने चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के दो टॉपिक्स लिए थे, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह चाइना से हमारी जो प्रिंटिंग है वो जापान जाती है एंड जापान से वो इटली जाती है, फिर यूरोप में फैलती है और यूरोप में आके गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करते हैं। नाउ टुडे आवर टॉपिक नंबर 3 दैट इज प्रिंट रिवॉल्यूशन। टॉपिक नंबर 3 प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। बेसिकली प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से हुआ क्या, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। जब हम बुक्स पढ़ते हैं हमें क्या मिलती है, नॉलेज। हमें क्या मिलता है, हमें हमारे राइट्स के बारे में पता चलता है, हमें हमारी ड्यूटीज के बारे में पता चलता है, हमें हमारी हर चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो बेसिकली रीडिंग की वजह से, प्रिंटिंग की वजह से लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चलने लगा। दे गेट नॉलेज अबाउट देयर राइट्स एज वेल एज। अब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये देखोगे कि आपके आसपास में कोई चीज़ गलत हो रही है और आपको नहीं पता था कि गलत है, बट व्हेन यू रीड इन योर बुक, जब आपने अपनी बुक्स में पढ़ा तो आपको पता चला कि नहीं ये तो गलत था। अब आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो उन्होंने भी, यानी कि वहाँ पर भी, यूरोप में भी ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर उठने लगे। सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट, दैट इज 3.1 अ न्यू रीडिंग पब्लिक। यानी कि अब हमारी जो पब्लिक थी, रीडिंग पब्लिक थी, वो बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, हमारी प्रिंटिंग सस्ती हो गई, हमारी जो प्रिंट की कॉस्ट आती थी वो सस्ती होने लगी, जल्दी जल्दी बुक्स प्रिंट हो रही थी। तो जब कॉस्ट सस्ती हो गई तो ऑब्वियस है कि जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब वो लोग भी प्रिंट को, यानी कि प्रिंटेड बुक्स को खरीद पाएंगे। सो अर्लियर इसमें हुआ क्या, जितनी बुक्स थी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस आया जिसकी वजह से मोर बुक्स वर प्रिंटेड, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रिंट की जाने लगी। और इसी की वजह से क्या फायदा हुआ हमें कि हमारे जो रीडर्स थे, पहले तो बुक की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बुक की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। और जब बुक की कॉस्ट रिड्यूस हो गई उससे क्या हुआ, more people could now buy books। यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स को खरीदने के लिए रेडी हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स खरीदने लगे। अब क्वेश्चन आता है कि प्रिंटिंग के पहले कैसी सिचुएशन थी और प्रिंटिंग के बाद कैसी सिचुएशन हो गई। तो प्रिंटिंग के पहले क्या था कि सिर्फ रिच लोग जो कि अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास पैसे थे, वो लोग प्रिंटिंग, यानी कि वो लोग बुक्स खरीदते थे। बट अब जिनके पास पैसे नहीं थे, यानी कि पुअर पीपल्स, तो जब वो पैसे ही नहीं है, वो बुक्स ही नहीं खरीद पाएंगे, तो वो बुक्स रीड कैसे करेंगे। तो उनके लिए जो कल्चर चलता था दैट वाज द कल्चर ऑफ ओरल, यानी कि ओरल कल्चर वहाँ पर चलता था। आपने कुछ सुना और आपको वो चीज़ याद होती, आप कहानियाँ सुनते थे, नाटक देखते थे, ऐसे धीरे धीरे करके उनको वो सारी चीज़ें याद हो जाती थी, बट वो कोई भी रीडिंग या राइटिंग वर्क नहीं करते थे। सो दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट बलाड्स। बलाड्स का मतलब क्या होता है, फोक सॉन्ग हम कह सकते हैं, जो लोक गीत होता है हमारा, उसको वो लोग गाते थे, फोक टेल्स बोला करते थे, और नॉलेज जो थी वो ट्रांसफर होती थी ओरली, यानी कि बोलकर। अब पीपल ने स्टार्ट कर दिया, लोगों ने शुरू करा स्टोरियों को सुनना। उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखी, यानी कि परफॉर्मेंस देखते थे वो कि कहाँ पर क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो उस चीज़ से कलेक्ट करते थे डाटा। अब वो मूवी देखते हैं कोई, अब मूवी में क्या सीन दिखाया गया है वो हमें याद रहता है,
क्यों? क्योंकि हम वो देख के हम ओरली वो चीज़ को अटेन कर रहे हैं, हम हमारी नॉलेज को अटेन कर रहे हैं ओरली। सो बुक्स वर नॉट एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बुक्स होती सिर्फ वो महंगी ही नहीं थी, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में बन भी नहीं पाती थी, क्योंकि हमें हाथ से लिखना पड़ता था, हमें बहुत टाइम लग जाता था। तो यानी कि वो सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं है, वो इसके साथ साथ सफिशिएंट नंबर में भी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। और जब हमारी प्रिंटिंग प्रेस आई, उसकी वजह से लोगों के तक बुक पहुंचने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक रीड करने लगे। अब लोगों ने क्या कर दिया, इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पीपल, नाउ रीडिंग पब्लिक केम टू बी। यानी कि अगर हम बात करें पहले के टाइम पे लोग जो सिर्फ सुन के अपनी कथाओं को या फिर बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते थे कि उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या कहानी बताई है, क्या फोकटेल्स बताई हैं, वो चीज़ पहले सुन के करते थे, लेकिन अब वो उसको रीड कर रहे हैं। बुक्स विच विल ओनली रीड बाय लिटरेट, यानी कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी कि बुक्स सिर्फ उन लोगों द्वारा पढ़ी जा सकती थी जो कि पढ़े लिखे हैं, और जो पुअर्स हैं वो तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। सो वहाँ पर जो यूरोप में पॉपुलेशन की जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उसमें लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था। लिटरेसी रेट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि कितने लोग ऐसे हैं दैट हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। अब जब हमारी प्रिंटिंग बुक आने लगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए कैसे जाए, क्यों? क्योंकि बुक्स तो लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में वहाँ पे बनाई गई पिक्चर्स, यानी कि हमने प्रिंटिंग में डाली पिक्चर्स। अब वो पिक्चर्स की मदद से लोगों को अपनी स्टोरी के साथ, अपनी फोक टेल्स के साथ, अपने फोक सॉन्ग्स के साथ वो लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे। यानी कि हमने पिक्चर देखी, हमें लगा था कि हाँ यहाँ पे ये बात बताई गई है। अगर हम बात करते हैं, एक शेर है, शेर के ऊपर पिंजरा लगा हुआ है और चूहा बैठा है, हम पिक्चर देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी स्टोरी चल रही है, शेर और चूहे की स्टोरी चल रही है जो हमने बचपन में सुनी थी। यानी कि हम अलग अलग स्टोरीज को पिक्चर से देखकर कनेक्ट कर सकते थे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें होने लगी। सो नाउ these were then sung and recited in gathering, यानी कि अब लोग क्या करते थे, वो पिक्चर देखते थे और उनको वो चीज़ याद आती थी, तो वो लोग उसको गाते थे, साथ में गाते थे। और जहाँ यहाँ पर टैवर्न्स लिखा हुआ है टर्म्स का, टैवर्न्स क्या होता है? टैवर्न्स एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग पार्टी करने के लिए मिलते हैं, वो लोग साथ में खाना खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं। ड्रिंक्स पीने का मतलब अल्कोहल पीना हो गया, शराब पीना हो गया। तो जब वहाँ पर एक ऐसी सभा लगाई जाती थी, पार्टी की जाती थी, तो वहाँ पे वो लोग उस फोक सॉन्ग को, फोक टेल्स को गाने करते थे साथ में। अब हमारा जो ओरल कल्चर है वो प्रिंट में एंटर हो गया। यानी कि क्या है कि हम जो है पहले ओरली, यानी कि कोई भी चीज़ें सुन के हम लोग उसको समझ जाते थे, बट अब हम प्रिंट की मदद से, हमने देखी फोटो देख के, अगर जिसको नहीं पढ़ना आ रहा तो उसने देखा कि फोटो है और वो समझ गया कि हाँ यहाँ पर ये वाली कहानी बताई गई है, ये वाला लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग जो है वो चल रहा है। सो the line that separated the oral reading culture became blurred, यानी कि जो हमारी एक ऐसी लाइन थी जो ओरल रीडिंग को और प्रिंट रीडिंग को अलग करती थी, अब वो लाइन हट चुकी थी, ब्लर हो चुकी थी। सो नाउ आवर 3.2 रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो लोग थे, जो कि नॉबिलिटी हम कह सकते हैं, जो हमारे चर्चेस के लोग थे, वो क्या करते थे, उन्होंने अपने साइड से लोगों को बातें बता रखी थी। अब जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे रिलीजियस बुक्स भी आ रही हैं, यानी कि जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसी बुक्स क्या करती थी, हमें नॉलेज देती थी कि हमारे धर्म में क्या होना चाहिए, या भगवान का क्या विजन है, भगवान ने क्या सोच के क्रिएशन की है हमारी दुनिया की, तो वो सारी चीज़ें उनको नॉलेज मिल रही थी। अब ऐसे में लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया चर्च के साथ, यानी कि वो एक समझ, अब उनके अंदर ये नॉलेज आ गई कि वो लोग जो बोल रहे हैं, यानी कि जो भी रिच पीपल हैं, जो भी चीज़ें वो बोल रहे हैं हमसे, वो गलत है। और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे करके उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, यानी कि प्रिंट ने क्या किया, लोगों के माइंड में एक नया आइडिया, एक वास्ट डायरेक्शन दे दी उसने आइडियाज़ को लेकर, जिसकी वजह से लोग डिबेट्स एंड डिस्कशंस करने लगे। सो वी डिड नॉट ऑल्सो हैव क्लियर्स अबाउट इट
नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक, हर किसी ने प्रिंटेड बुक का वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों को डर था कि हमारी अब पोल खुल जाएगी। किसकी पोल? चर्च वालों की पोल खुल जाएगी। So many were apprehensive of the effect that the easier access to the printed word and wider circulation of book could have on people's mind। यानी कि अब लोगों को ये डर था कि जब ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट की जाएंगी तो वो लोगों तक पहुँचेंगी, और लोगों तक पहुँचेंगी यानी कि लोगों को पता चलेगा, और जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज़्यादा लोग जो है अपने माइंड को वाइड कर पाएंगे, और जब वो वाइड कर पाएंगे तो उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग हमारे से करेंगे। It was feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread। अब उनको ये डर था कि अगर हम जो भी चीज़ें छाप रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, अगर ऐसे ही प्रिंट होता रहा तो जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो इररिलीजियस हैं, यानी कि जो धर्म को नहीं मान रहे हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि धर्म में क्या है और हमने उन्हें क्या बताया, तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स फैलने लगेगी लोगों की, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। Expressed by religious authority and monarchs as well as the many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of new printed literature had begun to circulate। और इसी वजह से धीरे धीरे करके ये जो है हमारे पूरे उसमें फैलने लगी। In 1517 अब आते हैं हमारे मार्टिन लूथर, यानी कि मार्टिन लूथर कौन थे? एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया चर्च को, यानी कि उन्होंने चर्च में डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर करके, जिन्होंने 95 थीसिस लिखे, और उसके बाद उन्होंने अपने रिचुअल्स को और अपने प्रैक्टिसेस को, जो भी कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल्स थे, उन पे उन्होंने क्वेश्चंस करना, उनको क्रिटिसाइज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब प्रिंटेड कॉपी, और जो उसकी प्रिंटेड कॉपी थी वो कहाँ पर भेजी गई? वो चर्च में भेजी गई। अब उसकी वजह से उन्होंने चैलेंज किया ताकि वो अपने आइडियाज़ को चर्च के आइडियाज़ के साथ डिबेट कर सके। यानी कि अब यहाँ पर जो लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे को जो बातें बताई थी, हम तो वही सुन के सच मान लेते थे, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है और कोई हमें बताएगा कि हाँ ऐसा है, तो हम जो सुनेंगे हम उसी को सच मानेंगे। बट जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है, हमें नॉलेज मिल रही है, तो हम वहाँ पर जो अगर कोई हमें कुछ बताएगा तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे। ठीक है। सो लूथर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टमेंट सोल्ड 5000 कॉपी विद इन अ फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ ही हफ्तों में उन्होंने 5000 कॉपीज बेच दी उस चीज़ की, अपने आइडियाज़ की। अपीयर्ड विद इन 3 months, और सेकेंड एडिशन उनका जो है वो 3 मंथ के अंदर अंदर आ गया। लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, यानी कि लूथर ने एक बात बोली कि प्रिंटिंग जो है वो भगवान का दिया सबसे अच्छा, सबसे ग्रेट गिफ्ट है। क्यों है ग्रेट गिफ्ट? क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को नॉलेज मिल पाती है। जो इंसान पहले नॉलेजेबल नहीं था, जिसको नॉलेज नहीं थी, आज उसको इस बुक्स की वजह से, इस प्रिंटिंग की वजह से लोगों के पास नॉलेज पहुंच रही है। नाउ द 3.3 प्रिंट एंड डिसेंट। बेसिकली प्रिंट एंड डिसेंट में होता क्या है, इस टॉपिक के अंदर हमें ये देखना है कि 16th सेंचुरी में एक मेनोक्यो जो कि इटली के थे, मेनोक्यो जो कि इटली में थे, और ये एक कॉर्न मिल के अंदर काम करते थे। ये रीडिंग करना पसंद करते थे, इनको बुक्स पढ़ना पसंद था, और इन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल जिसमें हमें बता रखा था कि भगवान के क्या व्यूज हैं, उन्होंने क्यों क्रिएशन की है गॉड ने, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर पढ़ी, जो कि उनके वहाँ पर लोकेलिटी में, यानी कि जो भी उनके आसपास में अवेलेबल था उन्होंने उसको पढ़ा, और जो अवेलेबल था वो क्या था? बाइबल। उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को अपनी तरह से लेना शुरू किया, यानी कि जो भी वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ था उन्होंने उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये बात रोमन कैथोलिक चर्च वालों को पता चली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेनोक्यो को किल करवा दिया, मरवा दिया। अब बेसिकली उनको ये लगने लगा कि लोग तो हमारे जो भी हमारा जो भी चल रहा था कि हम लोगों को भड़का देते थे इजीली, हम हमारे साइड से जो भी बोलते थे लोग वो मान जाते थे, बट अब तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसे में उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए, दैट वाज एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स,
जो कि 1558 में आई थी, यानी कि उन्होंने बुक्स को बैन करना शुरू कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर द रीडिंग मैनिया, दैट इज द रीडिंग मैनिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो लोग थे वो अपने बुक्स, रिलीजियस बुक्स को छुपाना चाहते थे या जो भी चीज़ें होती थी। अब ऐसे में चर्च के लोगों ने शुरू किया लोगों को एजुकेट करना, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल्स ओपन करवाए जिसकी वजह से लोग पढ़ सकें। So, through the 17th and 18th century, literacy rate went up in most part of Europe. यानी कि 17 और 18 सेंचुरीज में हमारे जो भी लिटरेसी रेट थी वो बढ़ने लगी। Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans, यानी कि उन्होंने peasants और artisans को लिटरेट करने के लिए वो स्कूल्स खोले थे। अब 18 सेंचुरी में आते आते, यानी कि 18 सेंचुरी के एंड होते होते हमारे जो यूरोप है उसमें लिटरेसी रेट 60 to 80% बढ़ गई थी। और जैसे हमारी लिटरेसी रेट बढ़ने लगी वैसे वैसे लोग जो थे वो बुक्स परचेज करने लगे, यानी कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब अलग अलग नए तरीके से जो हमारे बुक सेलर थे, क्योंकि और ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अब नए आइडियाज़ को लाना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने अब न्यू ऑडियंस के लिए लिखना शुरू कर दिया। और जिसके लिए उन्होंने क्या किया, पेडलर्स को हायर किया। बुक सेलर्स ने पेडलर्स को हायर किया, क्यों? ताकि वो जो पेडलर्स हैं वो गली गली घूम सके और अपनी बुक्स को सेल कर सके, यानी कि उन्होंने बुक सेलर्स ने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया और जिसकी वजह से बुक्स हमारी तरफ से ज़्यादा बिक सके। इसके अलावा दे वर एल्मेनेक एंड रिचुअल्स कैलेंडर अलॉन्ग विद बैलेट्स एंड फोकटेल्स, यानी कि अब उस बुक्स में होते क्या थे, जो पेडलर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते, वो सिर्फ बुक्स नहीं लेके जाते, वो कैलेंडर लेके जाते। एल्मेनेक का मतलब होता है जो भी हमारी एक एनुअल बुक्स निकलती है जो सन और मून के मूवमेंट के ऊपर होती है, यानी कि लोगों को वो भी पता चल रहा है, लोगों को फोकटेल्स पता चल रही हैं और लोगों को अलग अलग चीज़ें वहाँ पर डिस्कवर करने को मिल रही है। इसी तरह इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स क्या था, जो कि पेडलर्स ऐसे बुक्स रेडी करके लेके जाते थे, चैप बुक्स उन्हें कहते थे और इनको क्या मिलती थी, पेनी मिलती थी, यानी कि करेंसी मिलती थी जिसका नाम पेनी होता था। तो पेनी चेक बुक्स जो है वो लेके जाया जाता था पेडलर्स के द्वारा, जिन्हें चेक मैन कहा जाता था, यानी कि एक चेक बुक है, चेक बुक पेडलर लेके जा रहे हैं और हमने उनका नाम क्या रख दिया, चेक मैन हो गया, जो कि उनको पेनी के उससे यानी कि करेंसी थी पेनी वो बेची जाती थी और ये सस्ती होती थी। तो इसकी वजह से जो हमारे पुअर पीपल होते हैं यानी कि गरीब लोग हैं वो भी इसको इजीली खरीद पाते थे। इसके अलावा हमारे फ्रांस में बिल्लोटी क्यू ब्लू करके एक बुक छापी गई थी जो कि उसका प्राइस भी क्या था, लो था, जिसकी वजह से वो पुअर पीपल की रीच में पहुंच गई थी। अब पुअर पीपल की रीच में पहुंच गई तो यानी कि पुअर पीपल भी उस चीज़ को खरीद सकते हैं और वो भी उसको रीड करते थे। और ये वाली ब्लू ये जो बुक होती थी ये कवर होती थी ब्लू कवर से, और धीरे धीरे करके वहाँ पर रोमांस की जो बुक्स होती हैं वो प्रिंट होने लगी, जो कि 4 to 6 पेजेस में प्रिंट की जाती थी। हम हिस्ट्री के बारे में प्रिंट करने लगे, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में जानने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो रीडिंग था वो अपना डायरेक्शन, अपनी एरिया को वास्ट करने लगा, बढ़ाने लगा। तो अब क्या हो रहा था कि 18th सेंचुरी में आते आते हमारी जो बुक्स हैं उनकी डायरेक्शन वास्ट होने लगी, जिस वजह से हम सिर्फ नॉलेज के अलावा हम एंटरटेनमेंट की ओर भी जाने लगे। अब वहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, करंट अफेयर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो इस तरह से हमारी जो प्रिंटिंग है वो आगे बढ़ने लगी। सो द आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, यानी कि अब लोगों तक साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स की आइडियाज भी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं कि हमारे जो इसाक न्यूटन है, सर इसाक न्यूटन, उन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश कर दिया, लोगों को पता चला कि किस तरह से उन्होंने अपनी डिस्कवरी की थी। इसके अलावा थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जेम्स जैक्विस करके एक राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, जिन्होंने अपनी प्रिंटिंग को आगे पब्लिश किया, जिसकी वजह से लोग उनके बारे में, उनकी डिस्कवरीज के बारे में जान पाए। नेक्स्ट 4.1 ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि प्रिंटिंग जो है वो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है।
ऐसा क्यों? मिड 18th सेंचुरी में आते आते जो कॉमन कन्वेंशन था बुक्स का वो बढ़ने लगा। लोगों को बिलीव ये होने लगा कि अगर हमारे वर्ल्ड में कोई चेंज ला सकता है दैट इज बुक। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कलम में सबसे ज्यादा ताकत होती है, यानी कि पेन हैज पावर व्हिच नो वन हैज। पेन में इतनी पावर है जो किसी के पास नहीं है। हम जो भी लिखते हैं, जो भी हम चाहते हैं, उसकी वजह से लोग पढ़ते हैं और वो पढ़ के वो लोग जो है दूसरे लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। अब इसमें लुइस सेबेस्टियन मार्सियल करके एक नोबलिस्ट थे जिन्होंने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिपोजिटम अवे। यानी कि इनका मानना था कि जो भी हमारे गवर्नमेंट का रूल है, जो हमारी मोनार्की सिस्टम है, वो इस बुक जो है वो बुक की वजह से इस डिपोजिट सिस्टम को हटाकर फेंक देगी। मार्शल ने प्रोक्लेम किया कि जो ट्रैम्पल देयर फॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो प्रिंटिंग है वो इसीलिए हमारे लिए क्या है, वरदान है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज पॉइंट दैट इज प्रिंट कल्चर। Now, last topic of our today topic, that is print culture and French Revolution. Many historians have argued that print culture created the condition within which French occurred. यानी कि लोगों को ऐसा मानना है कि इस वजह से हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो पैदा हुआ था। अब क्यों, क्या ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो इसके 3 रीजन हैं। फर्स्ट वन कि हमारा जो तरीका था, यानी कि हमने जो प्रिंट किया उससे लोगों की थिंकिंग, यानी कि जो हमारे हम कह सकते हैं जो भी हमारे राइटर्स होते थे वो अपनी थिंकिंग को बढ़ाते थे। वो सोचते थे कि क्या लिखें और उसके बाद वो उसको प्रिंट करते थे और वो लोगों तक पहुँचती थी, तो लोगों का माइंड भी अलग था उस चीज़ को लेकर, वास्ट में लगता था। तो बेसिकली इसकी वजह से, प्रिंटिंग की वजह से लोगों को एजुकेशन मिलने लगी। दे अटैक, अब उस वजह से उन्होंने क्या किया, चर्च पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डेस्पोटिक पावर, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट की रूल थी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके वो अपने ट्रेडिशन को सोशल ऑर्डर में लाने लगे। सेकेंड, प्रिंटिंग ने एक नया कल्चर लाया, डिबेट एंड डायलॉग्स का। बेसिकली हम डिबेट्स एंड डायलॉग हम इस वे में कह सकते हैं कि हमारा जो भी चीज़ें थी, जब लोग पढ़ते हैं तो हम डिबेट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हमारे आइडियाज उस तरह से वास्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होने लगी और लोग अपने चीज़ों को, अपनी जो भी थिंकिंग थी उनको लेकर बढ़ने लगे। So, public had become aware of the power of reason, recognized the need of questioning existing ideas and beliefs. यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर जो भी आइडियाज थे, जो भी बिलीफ था, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके थे। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, तो 1780s में हमारे जो लिटरेचर थे वो बढ़ने लगे, यानी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे। अब धीरे धीरे करके अब इस वजह से हमारे जो हम कह सकते हैं कि 3 लोग थे जिनको हमारे गवर्नमेंट ने फायदा दिया, वो क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। अब क्लर्जी और नोबिलिटी जिनको उनके राइट्स मिल रहे हैं, जिनको प्रिविलेज मिल रही है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉमनर्स की, तो कॉमनर्स को कोई राइट नहीं मिल रही, कोई प्रिविलेज नहीं मिल रही है। कंडीशन उनकी बुरी होती गई, वो लोग पुअर थे बट उनको फिर भी टैक्स देना पड़ता था और इस तरह से उनकी जो कंडीशन थी वो पुअर होती गई। So this was all about our topic. Now next topic we will discuss in new video. Thank you. So now this was all about our topic today's topic. So now this was all about our today's topic. Now we will discuss it in our next video. Till then, bye bye.